डियर स्टूडेंट्स, मैं सौरभ सिंह, प्रवक्ता डायट सोनभद्र। आप सभी लोगों का मेरे इस वीडियो क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, इस समय मैं आपके विज्ञान पाठ्यक्रम के अध्याय जैव विकास के अंतर्गत जैव विकास के प्रमाणों पर चर्चा कर रहा हूँ। इसी क्रम में आज मैं जैव विकास के प्रमाण के अंतर्गत संयोजी जातियों से प्रमाण यानी कि एविडेंसेस फ्रॉम कनेक्टिंग लिंक्स एवं पूर्वजता या प्रत्यावर्तन से प्रमाण यानी कि एविडेंसेस फ्रॉम एटाविज्म और रिवर्जन टॉपिक पर चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं संयोजी जातियों से प्रमाण। डियर स्टूडेंट्स, जब हम जीवों का वर्गीकरण करते हैं तो जीवों में कुछ ऐसी भी जातियां पाई जाती हैं जिनमें दो समीप के वर्गों के लक्षण पाए जाते हैं। एक वर्ग के जीव जंतु इन जातियों से कम विकसित होते हैं तथा दूसरे वर्ग के जीव इन जीव जातियों से अधिक विकसित होते हैं। अर्थात ये जातियां इन दोनों वर्गों के बीच में सेतु यानी कि ब्रिज की अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। ऐसे जीवों को हम संयोजी कड़ियाँ कहते हैं यानी कि कनेक्टिंग लिंक्स कहते हैं। यानी कि इन जीवों में दो करीब के वर्गों के जीवों के लक्षण पाए जाते हैं। जीव जातियाँ यानी कि ये जीव जातियाँ यानी कि कनेक्टिंग लिंक्स यह सिद्ध करती हैं कि एक वर्ग के जीवों का विकास दूसरे वर्ग के जीवों से इन जीव जातियों के जरिए ही हुआ है। इस प्रकार संयोजक जातियों से जैव विकास का प्रमाण एकदम स्पष्ट हो जाता है। फॉर द एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है इसका विषाणु। विषाणुओं को निर्जीवों एवं सजीवों के बीच की कड़ी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस धरती पर जीवन की उत्पत्ति इन्हीं विषाणुओं की उत्पत्ति से हुई है। विषाणुओं में निर्जीवों के समान ये लक्षण पाए जाते हैं कि सामान्य अवस्था में ये क्या होते हैं, निर्जीव होते हैं, क्रिस्टल के रूप में पड़े रहते हैं। पर जैसे ही ये जीवों में प्रवेश करते हैं तो ये जीवों की भांति अपना प्रजनन और वृद्धि करते हैं। इसलिए विषाणुओं को हम निर्जीवों यानी कि नॉन लिविंग्स और सजीव यानी कि लिविंग्स के बीच की संयोजक कड़ी कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है यूग्लिना या क्लेमाइडोमोनास। ये जो यूग्लिना और क्लेमाइडोमोनास होते हैं ये प्रोटोजोआ संघ के जंतु हैं जो कि एक जीव जंतुओं का समूह है। इन जंतुओं में पादपों के भांति क्लोरोफिल पाए जाते हैं और इसी क्लोरोफिल की सहायता से वे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करते हैं। यानी कि ये दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं होते हैं, ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। साथ ही साथ इसमें क्या होता है कि जंतुओं के समान भी लक्षण पाए जाते हैं। जैसे कि इनकी जो सेल वॉल होती है वो महीन पेल्किल की बनी होती है, जबकि पादपों में जो सेल वॉल होती है वो कठोर होती है और मोटी होती है। तथा ये जीव जातियों की भांति यानी जीवों की भांति ये प्रजनन भी करते हैं।
दूसरा एग्जाम्पल है इसका प्रोटीरोस्पंजिया। प्रोटीरोस्पंजिया एक कनेक्टिंग लिंक है जिसको हम संघ प्रोटोजोआ और पोरीफेरा संघ के बीच की संयोजक कड़ी मानते हैं। ये जैसा कि मैंने बताया प्रोटीरोस्पंजिया प्रोटोजोआ संघ का एक कॉलोनियल जंतु है, यानी कि इसमें कई जीव एक साथ रहते हैं और एक कॉलोनी का निर्माण करते हैं। इसमें स्पंज की इसकी जो मतलब कि प्रोटीरोस्पंजिया के जो सेल होता है वो स्पंज की कीप कोशिकाओं या कॉलर कोशिकाओं के समान बना होता है। तो इसलिए इसे हम प्रोटोजोआ और पोरीफेरा संघ के बीच की संयोजक कड़ी इसको मानते हैं। संयोजक कड़ियों का एक अन्य एग्जाम्पल है पेरीपेटस। यह एक कृमि के समान जंतु होता है, जैसे कि जोंक होता है या केचुआ होता है, और इसको हम आर्थ्रोपोडा के ओनाइकोफोरा वर्ग में रखते हैं। इसमें आर्थ्रोपोडा के अन्य जंतुओं के समान लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कि नखरयुक्त टांगे, जैसे कि चींटी में टांगे पाई जाती हैं, उसी प्रकार से टिड्डे में टांगे पाई जाती हैं, कॉकरोच टांगे पाई जाती हैं, जबकि एनिलिडा संघ के जंतुओं में टांगे नहीं पाई जाती हैं। तो इसमें आर्थ्रोपोडा संघ का लक्षण है कि नखरयुक्त टांगे यानी कि नेल के साथ नेल्ड लेग्स पाई जाती हैं, तथा इनमें श्वसन ट्रेकिया के जरिए होता है, और आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं के भांति इसमें एंटीनी पाया जाता है। जैसे ये एंटीनी पाया जाता है। साथ ही साथ इसमें एनिलिडा संघ के भी जंतुओं के समान लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कि इनमें उत्सर्जन नेफिडिया के द्वारा होता है, सिंपल आइज होती हैं यानी सरल नेत्र होते हैं, और इनकी जो शरीर की जो भित्ति होती है वो काइटिन रहित क्यूटिकल से बनी होती है। अतः पेरीपेटस के अध्ययन से इस बात का पता चलता है कि आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं का विकास एनिलिडा संघ के जंतुओं से हुआ है, तथा इसके बीच की जो कड़ी है वो है पेरीपेटस। संयोजी कड़ियों का एक अन्य उदाहरण है वो है नियोपिलाइना। नियोपिलाइना संघ मोलस्का का जंतु है। इसमें मोलस्का संघ के अन्य जंतुओं की तरह इसमें एक कवच पाई जाती है, जैसे घोंघे में पाई जाती है, यह कवच पाई जाती है, तथा इसमें मेंटल पाया जाता है, यानी कि सेल के नीचे की जो लेयर होती है वो मेंटल होता है, ये मेंटल पाया जाता है, तथा आधार पर यानी कि वेंट्रल साइड पर एक मांसल और चपटा पाद होता है, यानी कि पैर होता है। अब जैसे घोंघा देखा हुआ है, उसमें भी क्या होता है, वो चलने के लिए उसका जो पैर होता है वो जिस पर रेंग रेंग चलते हैं वो क्या होता है, मांसल और चपटा होता है। इसी प्रकार से इसमें एनिलिडा संघ के जंतुओं के समान भी लक्षण पाए जाते हैं, जैसे इसका शरीर खंडयुक्त होता है, इसमें क्लोम पाए जाते हैं यानी गिल्स पाए जाते हैं, तथा इनका भ्रूण ट्रोकोफोर लार्वा के समान होता है। अतः नियोपिलाइना
निपल के अध्ययन से इस बात का पता चलता है कि मोलस्का संघ के जंतुओं का विकास एनिलिडा संघ के जंतुओं से हुआ है और इनके बीच की जो कड़ी है वो है नियोपिलाइना। इसी प्रकार से संयोजी कड़ियों यानी कि कनेक्टिव लिंक्स का एक अन्य एग्जाम्पल है, वो है बेलेनोग्लासस। बेलेनोग्लासस एक बेलनाकार जंतु होता है जो कि हेमिकार्डेटा संघ का जंतु है। बेलेनोग्लासस में अकशेरुकी यानी कि इनवर्टिब्रेट्स संघ के जंतुओं के समान लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कि कृमिवत शरीर यानी कि कृमि के समान शरीर, वेंट्रल एवं सॉलिड नर्व कॉर्ड तथा डोर्सल हर्ट। तथा दूसरी ओर इसमें कार्डेटा संघ के जंतुओं के समान भी लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कि अल्प विकसित नोटोकॉर्ड तथा सीलोम। अतः बेलेनोग्लासस को हम इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स संघ के बीच संयोजक कड़ी मानते हैं, यानी कि वर्टिब्रेट्स का विकास इनवर्टिब्रेट्स से हुआ है और इनके बीच की जो संयोजक कड़ी है वो है बेलेनोग्लासस। इसके साथ ही एक अन्य उदाहरण है कनेक्टिव लिंक का, इसे हम मिसिंग लिंक ही बोलते हैं, क्योंकि ये आज के दौर में नहीं पाया जाता है। ये प्राचीन काल का जंतु है और ये विलुप्त हो चुका है, इसीलिए इसको हम मिसिंग लिंक बोलते हैं। फिर भी ये जैव विकास का प्रमाण देते हैं। इस विलुप्त पक्षी का जो जीवाश्म है वो लंदन के म्यूजियम में रखा हुआ है। इसमें सरीसृपों के भी लक्षण पाए जाते हैं और पक्षियों के समान भी लक्षण पाए जाते हैं। इसमें सरीसृप के लक्षण जैसे यानी रेप्टाइल्स के लक्षण जैसे कि इनके जबड़ों में नुकीली दांतें पाई जाती हैं, लंबी पूंछ पाई जाती है तथा इनके अगले पैरों में क्या होता है कि नील यानी कि नाखून पाए जाते हैं तथा इसमें पक्षियों के समान पंख पाए जाते हैं और पंजे पाए जाते हैं। इसीलिए आर्कियोप्टेरिक्स को हम सरीसृपों और पक्षियों के बीच की संयोजक कड़ी मानते हैं, यानी कि पक्षी वर्ग का विकास सरीसृपों से हुआ है और इनके बीच की जो कनेक्टिंग लिंक है वो है आर्कियोप्टेरिक्स। इसी प्रकार से संयोजी कड़ियों यानी कि नेटलिंग्स का एक अन्य उदाहरण है प्रोटीथीरिया संघ के प्रोटीथीरिया उपवर्ग के जंतु। प्रोटीथीरिया एक उपवर्ग है जो कि स्तनधारी वर्ग यानी कि मैमेलियन क्लास का एक उपवर्ग है और इसके उदाहरण हैं स्पाइनी एंट ईटर यानी कि स्पाइनी चींटीखोर यानी कि एकिडना तथा ऑर्निथोरिंकस यानी कि डक बिल्ड प्लेटिपस। ये जो जंतु हैं यानी प्रोटीथीरिया वर्ग के जो जंतु हैं वो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इसमें सरीसृपों और स्तनधारी वर्ग दोनों वर्ग के जंतुओं के समान लक्षण पाए जाते हैं। इसमें सरीसृपों के लक्षण हैं जैसे कि अंडे देना, कर्ण पल्लों की अनुपस्थिति यानी कि ईयर पिन्ना, जैसे हमारे कान बाह्य कान होते हैं वैसे इनके अंदर बाह्य कान अनुपस्थित होते हैं तथा क्लोएका होता है यानी कि मल और मूत्र एक ही मार्ग से निकलता है। ये सब क्या है सरीसृपों के लक्षण हैं।
साथ ही साथ इसमें स्तनधारी वर्ग के जंतुओं के समान भी लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कि ये अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, यानी कि इनके अंदर दूध ग्रंथियाँ पाई जाती हैं और शरीर पर घना बाल पाया जाता है। अतः उपवर्ग प्रोटीथीरिया के संघ के उपवर्ग प्रोटीथीरिया के जंतु जो होते हैं वो सरीसृपों और स्तनधारियों के बीच संयोजक कड़ी माने जाते हैं, यानी कि यह माना जाता है कि स्तनधारी वर्ग के जंतुओं का विकास वो सरीसृप वर्ग के जंतुओं से हुआ है। तो इस प्रकार हमने देखा कि संयोजी कड़ियाँ यानी कि कनेक्टेड लिंक्स क्या होती हैं और वे किस प्रकार से विभिन्न वर्ग के जंतुओं का विकास किस प्रकार के जंतुओं से हुआ है, इस बारे में प्रमाण देते हैं। अब हम चर्चा करेंगे पूर्वजता यानी कि प्रत्यावर्तन या एविडेंसेस फ्रॉम एटाविज्म और रिवर्जन। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि पूर्वजता या रिवर्जन या एटाविज्म क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस धरती पर पाए जाने वाले जीवों या जीव समूहों में कुछ ऐसे लक्षण अचानक विकसित हो जाते हैं जो उनकी स्वयं की जाति में यानी कि स्पेसीज में तो नहीं पाई जाती, परंतु बहुत समय पहले उनके पूर्वजों में पाए जाते थे। इसी को हम पूर्वजता या प्रत्यावर्तन कहते हैं। यानी कि पूर्वजता वे लक्षण होते हैं जो कि वर्तमान जीवों में यदाकदा उत्पन्न हो जाते हैं, परंतु उनके जातियों का ये लक्षण नहीं होता है, परंतु ये लक्षण उनके पूर्वजों में पहले सामान्य था। तो इन लक्षणों को हम बोलते हैं, इन लक्षणों को अचानक उत्पन्न हो जाने को हम बोलते हैं पूर्वजता या प्रत्यावर्तन। फॉर एग्जाम्पल, मानव शिशुओं में कभी कभी छोटी सी पूंछ पाई जाती है जो कि कभी कभी 15 सेंटीमीटर तक भी लंबी होती है। यह धीरे धीरे शिशुओं के बड़ा होते समय ये लुप्त भी हो जाती है। यह इस बात का प्रतीक है कि मनुष्य के विकास क्रम में पहले पूंछ वाले भी पूर्वज रहे हैं। इसी प्रकार से मानव शिशुओं में कैनाइन टीथ अन्य दांतों की अपेक्षा बड़े और नुकीले होते हैं। कैनाइन टीथों का कार्य हम जैसा जानते हैं कि इनको ये मांस को चीरते हैं और फाड़ते हैं जिससे उनको खाने में आसानी हो, और ये मांसाहारी पूर्वजों के प्रतीक होते हैं। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान के जो मनुष्य होते हैं उनका विकास मांसाहारी पूर्वजों से हुआ है, जो कि पहले सिर्फ मांस का सेवन करते थे, और वर्तमान मनुष्य चूँकि सर्वाहारी है और पका पकाया खाना खाता है, अतः उसे मांस को चीरने फाड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए आज के मानवों में कैनाइन टीथ जो होती है छोटी होती है।
इसी प्रकार से कुछ मानव के नवजात मादा शिशुओं में जो चूचुक होते हैं यानी कि निप्पल्स होते हैं, उनकी संख्या 2 से अधिक होती है तथा वक्ष के अतिरिक्त उदर पर भी पाई जाती हैं। यह मनुष्य के उन पूर्वजों की याद दिलाते हैं जिनमें चूचकों की संख्या अधिक होती थी तथा वक्ष और उदर दोनों पर पाई जाती थीं। यानी कि आज हम देखते हैं कि आजकल के मनुष्य मतलब कि आजकल मानवों में केवल कहते हैं 2 चूचक, एक जोड़ी चूचक पाए जाते हैं जो कि वक्ष स्थल पर उपस्थित होते हैं। परंतु कभी कभी क्या होता है कि उन चूचकों की संख्या 2 से अधिक दिखाई पड़ती है और वे एब्डोमेन रीजन पे भी एब्डोमेन यानी कि उदर रीजन में भी पाए जाते हैं। यह इस बात का द्योतक है कि मनुष्यों का विकास जो हुआ है वो ऐसे पूर्वजों से हुआ है जिनमें 2 से अधिक चूचक थे जो कि उनके उदर पर भी पाए जाते थे। इसी प्रकार से कुछ मनुष्यों के शरीर पर कपियों यानी कि बंदरों और लंगूरों और चिंपांजी के समान लंबे एवं घने बाल पाए जाते हैं। मानव का यह लक्षण यानी कि शरीर पर घने और लंबे बाल ये दर्शाते हैं कि मानव एवं कपियों में निकट संबंध रहा है। इसी प्रकार से मानव शिशुओं के गर्दन पर कान के पीछे की ओर एक छिद्र होता है जिसे हम सर्वाइकल फिस्टुला कहते हैं। यह सर्वाइकल फिस्टुला मनुष्य के उन पूर्वजों का अवशेष है जिनकी ग्रसनी में क्लोम दरारें यानी कि गिल स्लिट्स पाई जाती थी। यानी कि वर्तमान मनुष्यों का विकास ऐसे जंतुओं से हुआ है जिनके फेरिंग्स में गिल स्लिट्स पाई जाती थी। तो ये एटाविज्म या पूर्वता के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से आज हमने चर्चा की जैव विकास के प्रमाण के अंतर्गत एविडेंसेस फ्रॉम कनेक्टिव लिंक्स एंड एविडेंसेस फ्रॉम एटाविज्म। आज की चर्चा यहीं पे हम समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू।